हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एरर्स, यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने उसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था वो आपको बता दिया था। उसका सिस्टमिक एंड रैंडम एरर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सिस्टमिक एरर्स का सब पार्ट्स, यानी कि सिस्टमिक एरर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसमें टाइप्स होते हैं सिस्टमिक एरर्स के, वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सिस्टमिक एरर। सो सिस्टमिक एरर का फर्स्ट टाइप है यहाँ पर पर्सनल एरर। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एरर: फॉर दीज एरर्स द पर्सन कैरिंग ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल एज द नेम इंडिकेट। ये एरर वो टाइप ऑफ एरर होगा जिसमें जो पर्सनल, यानी कि जो कैंडिडेट जो है, जो उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या जो प्रोसीजर पूरी प्रोसीजर को ऑब्टेन आउट कर रहा है, उसकी वजह से जो एरर ऑब्टेन आउट होगा दैट इज नोन एज पर्सनल एरर। इसमें जो ऑपरेशन कैरी कर रहा है, जो एनालिस्ट ऑपरेशन कैरी कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कैरी कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा इन एनी काइंड ऑफ एरर दैट इज नोन एज पर्सनल एरर। दिस एरर अकर्स व्हेन द प्रोसीजर इज नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड और डन केयरफुली। ये टाइप का एरर तब अकर होता है या जब ऑब्टेन आउट होता है जब प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने वो प्रॉपर्ली नहीं किया है, केयरफुली नहीं किया, ध्यान से नहीं किया है, प्रॉपर्ली उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। इन दैट केस पर्सनल एरर जो है वो ऑब्टेन आउट होता है। दीज एरर्स आर कॉमन व्हेन एनालिस्ट नॉट पर्सनली डूइंग ऑपरेशन बट कनेक्टेड टू द प्रोसीजर एज ऑब्जर्वर। और दूसरे केस में क्या हो सकता है, इस केस में अगर मान के चलिए कोई भी एनालिस्ट है वो पर्सनली इस चीज को नहीं कर रहा है, पर्सनली उस प्रोसीजर को नहीं कर रहा है, बल्कि एज ए ऑब्जर्वर, यानी कि एक तरह से उसको देख रहा है कि दूसरा कैंडिडेट उसको कैसे कर रहा है, एज ए ऑब्जर्वर वहां पे अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ना कि वो पर्सनली कर रहा है। तो उस केस में भी वहां पे पर्सनल एरर जो है वो ऑब्टेन आउट होता है। Okay, some of the examples of personal errors are, here are some examples of personal error. Number first है person carrying titration cannot be one. In case जो person titration perform कर रहा है या कोई भी procedure perform कर रहा है, वो color change नहीं find out कर पा रहा है। color change जब end point detect होता है, जब titration में color change होता है, जब एंड पॉइंट आने वाला होता है, या फिर कलर चेंज होने पे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। तो उस केस में अगर वो पर्सन जो उस टाइट्रेशन को परफॉर्म कर रहा है वो कलर चेंज होने पे एंड पॉइंट डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है क्लियरली, और हमेशा ऑलवेज ऐड कर रहा है सम मोर अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट ए एंड टी जिसमें होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्यूरेट, और ए एंड डी जिसमें होता है एंड टाइट्रेंट वो प्रेजेंट होता है कॉनिकल फ्लास्क में। तो वो एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और हमेशा ही वो कुछ और अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट ऐड कर रहा है ब्यूरेट में, जो कि एक्चुअली रिक्वायर है, क्योंकि एंड पॉइंट अगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ मोर अमाउंट ऐड करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द एंड पॉइंट। तो वो ऐड कर रहा है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट ऐड कर रहा है, लेकिन वो एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कलर चेंज की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी जो रीडिंग होगी उनमें फ्लक्चुएशन होगी, जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं होंगी, उनमें एरर कॉज होगा, और एरर क्या होगा, वो रिजल्ट इन पॉजिटिव एरर, जो कि पॉजिटिव एरर होगा, जो कि मेजर किया जाएगा, मेजर्ड वैल्यू होगी, और ऑलवेज हमेशा बिट मोर देन, हमेशा ही थोड़ा सा ज्यादा होगी स्टैंडर्ड वैल्यू से, क्योंकि हम उसमें वो एंड पॉइंट नहीं डिटेक्ट कर पाया और उसने बार बार उसमें ऐड किया ब्यूरेट के टाइट्रेंट ऐड किया। सेकंड है पर्सन कैरिंग टाइट्रेशन इन अनेबल टू रीड ब्यूरेट प्रॉपर्ली एंड ऑलवेज नोट इनकरेक्ट वैल्यूज दैट आर कॉज एरर। सेकंड क्या है, वो जो पर्सन कैरी कर रहा है, ये जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है उस टाइट्रेशन को, वो ब्यूरेट की रीडिंग ठीक तरह से नहीं ले पा रहा है। इन केस अगर ब्यूरेट से 50 ml ऑफ टाइट्रेंट उसमें कॉनिकल फ्लास्क में गया तो वो ब्यूरेट की रीडिंग उसने 55 ले ली या फिर 53 ले ली, तो उस केस में क्या होगा, एरर ऑप्टेन आउट होगा, क्योंकि प्रॉपर्ली रीडिंग उसने ली नहीं, प्रॉपर्ली रीडिंग को रीड ही नहीं कर पाया जब एंड पॉइंट डिटेक्शन हुआ, जब कलर चेंज हुआ। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल एरर्स। इस तरह से पर्सनल एरर ऑप्टेन आउट हो सकता है किसी भी प्रोसीजर में, टाइट्रेशन में। सो हियर इज द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर। सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें क्या होता है, दीज आर सीन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द ऑपरेशन डज नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट विच इज नीडेड टू बी गिव।
तो इस टाइप का जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर बेसिकली तब देखा जाता है जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी एक ऑपरेशन में, किसी एक प्रोसीजर में, और वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे रहा है जो कि उसको देना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। तो इस टाइप का जो एरर है, इस टाइप की जो आप कह सकते हो जो गलत रीडिंग वो प्रोवाइड कराता है, उस टाइप का एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज आर ड्यू टू यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड और इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर लाइक पिपेट, ब्यूरेट एंड इंस्ट्रूमेंट लाइक पीएच मीटर्स है, और आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर्स जितने भी होते हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट में। सो बेसिकली ये टाइप का एरर कब ऑब्टेन होता है, ये उसका कारण होता है कि जब हम अनकैलिब्रेटेड या इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर जैसे कि पिपेट, ब्यूरेट या फिर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीएच मीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर्स है, वो सब अगर हम यूज करते हैं किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी टाइट्रेशन में, तब उस टाइम पे जो होता है, उस टाइम पे जो एरर कॉज होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। थर्ड है रिएजेंट एरर्स। रिएजेंट एरर्स में क्या होता है, दीज आर ड्यू टू द रिएजेंट्स यूज्ड इन एनालिसिस। ये एरर ऑब्टेन आउट होता है जो हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं एनालिसिस में। तो these errors are seen when contaminated reagents are employed in analysis or the reagents attack on the apparatus or glassware and introduce impurities in analyte sample under analysis। तो ये होता है रिएजेंट एरर होता है बिकॉज ऑफ रिएजेंट। अगर मान के चलिए कोई रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, वो कंटामिनेटेड है रिएजेंट ऑलरेडी, और या फिर जब एनालिसिस के दौरान कोई हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो वो ग्लासवेयर से ही रिएक्ट आउट हो रहा है, ग्लासवेयर एपरेटस पे या ग्लासवेयर पे ही अटैक कर रहा है, उसकी वजह से उसमें जो लीच आउट होकर इम्प्योरिटीज आ रही है एनालाइट में, उसकी वजह से एरर कॉज होता है, वो टाइप के एरर हम कहते हैं रिएजेंट्स एरर। नंबर 4 है एडिटिव्स एरर। एडिटिव्स एरर, दीज एरर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल। ये एरर इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के जो कि प्रेजेंट होता है सैंपल में। फॉर एग्जांपल लॉस इन वेट ऑफ क्रूसिबल ड्यूरिंग द इंसिलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट गिव्स एरर इन फाइनल रिजल्ट। जिसका एक एग्जांपल है कि लॉस, अगर वेट में लॉस हो जाता है क्रूसिबल के, किसके दौरान, ड्यूरिंग द इंसिलेशन, इंसिलेशन के दौरान, किसके इंसिलेशन के दौरान, प्रेसिपिटेट के इंसिलेशन के दौरान, तो वो जो रिजल्ट, वो जो एरर है वो शो होगा हमारे फाइनल रिजल्ट में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिटिव एरर। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप ऑफ एरर्स की बात कर ली, 4 टाइप्स ऑफ एरर हमने एक्सप्लेन कर दिए सिस्टमिक एरर में से। नाउ वी विल एक्सप्लेन अदर टाइप्स ऑफ एरर, जो कि सिस्टमिक एरर के जो अदर पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर इज मेथड एरर। इसमें क्या होता है, दीज एरर्स आर नॉट इजी टू डिटेक्ट which are usually occur when the analytical method is not performed प्रॉपरली। तो मेथड एरर जो होते हैं ये इजी नहीं होते डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इजी नहीं होते हैं किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी एनालिटिकल प्रोसीजर में, और यूजुअली ऑब्टेन आउट होते हैं जब कोई भी एनालिटिकल मेथड परफॉर्म नहीं किया गया है प्रॉपरली तरीके से कोई एनालिटिकल मेथड अगर परफॉर्म नहीं किया गया है तो ये मेथड एरर जो है उसमें ऑब्टेन आउट होते हैं। सम एग्जांपल्स आर देयर। नंबर फर्स्ट है कैलकुलेशंस इन केमिकल रिएक्शन आर मेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट स्पेसिफिक टाइम एज पर प्रोसीजर। कैलकुलेशन जो होती है केमिकल रिएक्शंस में वो की जाती हैं जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, और एज पर द प्रोसीजर वो की जाती है कैलकुलेशन। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, समटाइम्स ड्यू टू स्लाइट variability in experimental conditions the reaction is not completed, that is only 97% completed and calculation are made। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्लाइट वेरिएबिलिटी के कारण एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कुछ स्लाइट वेरिएबिलिटी अगर करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीटेड नहीं हो पाती है और वो 97% के अप्रॉक्सी कंप्लीट हो पाती है और कैलकुलेशन जो है वो कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का जो रिजल्ट होता है, इस तरह की कैलकुलेशंस का रिजल्ट होता है, वो एरर जो होता है उस रिजल्ट के मेजरमेंट में एरर शो होता है, एरर हो जाता है, इसकी डिजिट जो है वो एज पर जैसे हम सोच रहे होते हैं वैसी नहीं आती हैं, तो ये कारण होता है। So here is the second example, when pH of solvent is not adjusted properly, it also gives an inaccurate response in HPLC and gives error in the final result। in case अगर हम HPLC से रिलेटेड कोई भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो pH ऑफ सॉल्वेंट वो एडजस्ट नहीं की गई है प्रॉपरली, तो क्या होगा HPLC में वो जो फाइनल रिजल्ट होगा बाय द HPLC उसमें एरर शो होगा, उसमें प्रॉपर रीडिंग्स नहीं आ पाएंगे, उसमें एरर हमको शो होगा। तो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेथड एरर। नाउ वी विल
मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोपोर्शनल एरर। इसका क्या डेफिनेशन है? द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपोर्शनल एरर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंपल। जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल एरर का डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सैंपल पे, कितना अमाउंट है सैंपल का। दिस एरर इज यूजुअली ड्यू टू द मटेरियल दैट इंटरफेयर्स द एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एरर जो है यूजुअली ऑब्टेन आउट होता है। इसका कारण क्या होता है? ये ऑब्टेन आउट होता है वो मटेरियल जो इंटरफेयर करता है एनालिटिकल प्रोसीजर में। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ इम्प्योर NaOH। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अगर हम इम्प्योर NaOH का यूज करें टाइट्रेशन ऑफ HCl में, तो वो एरर शो करेगा रिजल्ट में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaOH एरर शो करेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज प्रोपोर्शनल टू द एरर इन रिजल्ट। और कंसंट्रेशन जो होगी NaOH की वो प्रोपोर्शनल होगी, जो कि एरर होगा उस रिजल्ट में उसकी प्रोपोर्शनल होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल एरर एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल एरर। नाउ द लास्ट वन एरर जो है, लास्ट वन टाइप ऑफ जो है सिस्टमिक एरर का, वो है कांस्टेंट एरर। इसमें क्या होता है? द कांस्टेंट एरर इज डिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल। जहां पे प्रोपोर्शनल एरर में वो डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल एरर या मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल एरर का किस पे? अमाउंट ऑफ सैंपल पे। वहां पे क्या एरर, कांस्टेंट एरर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड किसके? मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल। जो सैंपल की मेजर्ड अमाउंट है उसके कांस्टेंट एरर इंडिपेंडेंट होता है मैग्नीट्यूड किसके? मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल के। सो ये हमने कंप्लीट हमने बता दिया आपको इन माय प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। उसमें मैंने आपको बताया था सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर दोनों का डेफिनेशन, और यहाँ हमने सिस्टमिक एरर के सभी पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि एरर कैसे ऑब्टेन आउट हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम, आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाल सकते हैं, सो दैट हम फाइंड आउट कर पाए कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं एरर किसी भी प्रिपरेशन में होने के, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं एरर के, और कितने टाइप ऑफ एरर हो सकते हैं। ये हमने सभी बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि एरर्स तो हमने जान लिया कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज करने का, अगर हम मिनिमाइज करना चाहें, अपना रिजल्ट एक अप्रोप्रिएट तरीके से लाना चाहें, एरर्स को मिनिमाइज करना चाहें अपने रिजल्ट में, अपने प्रोसीजर में, तो उनके लिए कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, as we all know that errors is an indifferentiate part of any analytical operation. Analyst try his best to minimize the error as much as possible. जैसे कि हमको मालूम है एरर जो है इनडिफरेंशिएट पार्ट है किसी भी एनालिटिकल ऑपरेशन का, तो एनालिस्ट जो है, जो परफॉर्म कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर को, उसको अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए ताकि वो जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमाइज कर पाए एरर्स को। एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अप्लाई। अब एरर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? एरर वी कैन मिनिमाइज द एरर बाय अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो कौन कौन से मेथड है? नंबर फर्स्ट है प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एपरेटस एंड अप्लाइंग करेक्शन। प्रॉपर कैलिब्रेशन करना है, हमने जैसे पढ़ा सोर्स ऑफ एरर्स में कौन कौन सोर्स होते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट एरर में ये था कि अगर हम अनकैलिब्रेटेड या बिल्कुल भी कैलिब्रेटेड या फिर कम कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑब्टेन आउट हो सकता है। तो वही कैसे कह रहा है इसमें कि अगर हम प्रॉपर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट एपरेटस यूज करें या फिर उसमें करेक्शन अप्लाई करें, अगर वो नहीं है तो कैलिब्रेट करने के बाद उनको करेक्ट करें, तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं एरर्स को हमारे रिजल्ट में, हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर में। सेकंड है बाय रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन, थर्ड है बाय रनिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन, फोर है बाय comparing result of independent methods, 5 है by using standard addition, 6 है by using internal standards. So these are some methods by which we can minimize errors in our analytical procedure in our result. So number first जो है proper calibration of instrument, ये मैंने आपको source of error में भी इसका बता दिया है, वो आप लिख सकते हैं इसी में कि हमको कैलिब्रेटेड एपरेटस, कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स, ये सब चीजें हमको यूज करनी है सो दैट वी कैन प्रिवेंट द इंस्ट्रूमेंटल एरर इन आवर प्रोसीजर। लेकिन फर्स्ट वाले को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने बता दिया है। इसमें आपको लिखना क्या है, वही आपको लिखना है कि कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, प्रॉपर ग्लासवेयर यूज करने हैं, ऐसे ग्लासवेयर यूज करने हैं कि वो लीच आउट ना हो हमारे रिएजेंट्स के साथ, इस टाइप ऑफ थिंग आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट जो है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। So these are the method by applying them we can minimize the errors in our analytical procedure.
तो फर्स्ट वाले को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एरर से रिगार्डिंग जो होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए, अनकैलिब्रेटेड नहीं होने चाहिए, वो हमको यूज करने हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड वन, वो है बाय रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन। इसमें क्या है, बाय रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन पैरेलली to the sample by taking standard under same experimental conditions, the error can be reduced at very possible extent. in case हम अगर रन करना चाहें कंट्रोल डिटर्मिनेशन, यानी कि एक तरफ हम टाइट्रेशन लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन और सेकंड हम टाइट्रेशन लगा रहे हैं उसी के बराबर में विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हम पैरेलली अगर रन करें दो डिटर्मिनेशंस को, दो सैंपल्स को बाय टेकिंग स्टैंडर्ड अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, स्टैंडर्ड भी लें और टेस्ट भी, दोनों की एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम होनी चाहिए, दोनों को पैरेलली अगर हम रन कराएं तो एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं एक बहुत पॉसिबिलिटी तक, एक पॉसिबल एक्सटेंट तक हम एरर रिड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर स्टैंडर्ड शुड कंटेन सेम वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अननोन सैंपल, जबकि स्टैंडर्ड जो है उसको कंटेन करना चाहिए सेम वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, समान वेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो कि प्रेजेंट है अननोन सैंपल में, जितना वेट प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट का उतना ही इक्वल वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड वन। द वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अननोन सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अननोन सैंपल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट कितना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ही हम स्टैंडर्ड में उतना वेट कर पाएंगे ना उनका कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो हमको कैसे वो फाइंड आउट करना है सैंपल में, अननोन सैंपल में कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट क्या है, तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड अपॉन रिजल्ट फॉर अननोन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्टैंडर्ड अपॉन एक्स, where x will be equal to weight of constituent in unknown sample. By applying this formula we can easily find out the weight of constituent that is present in unknown sample. नेक्स्ट थर्ड है बाय रनिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन, तो इसमें क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेशन अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर सैंपल एनालिसिस बट इन दिस केस द सैंपल इज एक्सक्लूडेड। तो ये डिटर्मिनेशन है अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हमको डिटर्मिनेशन करना है विच आर यूज्ड फॉर सैंपल एनालिसिस, जो कि यूज किया जाता है सैंपल एनालिसिस के लिए, लेकिन इस केस में जो सैंपल है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, तो ये है थर्ड वन। फोर्थ वन है बाय कंपेयरिंग रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स। इन case the analysis of same sample by totally different methods is performed and the results obtained from both methods are compared, and if they are identical then they are considered as reliable. इन केस अगर एनालिसिस सेम सैंपल के एनालिसिस बाय टोटल डिफरेंट मेथड से, सेम सैंपल के एनालिसिस हम टोटली डिफरेंट मेथड से परफॉर्म करें और रिजल्ट जो ऑब्टेन हो रहा है दोनों मेथड से उनको कंपेयर किया जाए, यानी कि एक ही सैंपल को हम दो डिफरेंट मेथड से उसकी रिजल्ट की एनालिसिस करें, उसका आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन भी अगर आप कहना चाहें या कोई भी प्रोसीजर हम करें, लेकिन मेथड अलग अलग हो दोनों का, और फिर दोनों का रिजल्ट ऑब्टेन आउट हो रहा है उसको हम कंपेयर करें, तो उस केस में कि अगर वो आइडेंटिकल है और अगर आइडेंटिकल है दोनों रिजल्ट, अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम उनको कंसीडर करेंगे एज ए रिलायबल, वी विल कंसीडर एज ए रिलायबल, और कंपेयरिंग करके रिजल्ट इंडिपेंडेंट मेथड्स का वी कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स इन आवर प्रोसीजर। 5 है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन, तो इन दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सैंपल इज एडेड एंड सैंपल इज एनालाइज्ड फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इस मेथड में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्मॉल अमाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं सैंपल में, वो ऐड किए जाते हैं और सैंपल एनालाइज किया जाता है किसके लिए, फॉर टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट के लिए। सैंपल का एनालिसिस होती है किसके लिए, कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है सैंपल में उसके लिए उसका एनालिसिस किया जाता है। द डिफरेंस इन द रिजल्ट फ्रॉम सैंपल विद और विदाउट एडेड स्टैंडर्ड इज कैलकुलेटेड, और डिफरेंस सैंपल में जो सैंपल का रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से, कि विद और विदाउट स्टैंडर्ड, विद और स्टैंडर्ड के साथ क्या इसका रिजल्ट है, विदाउट स्टैंडर्ड्स के साथ इसका रिजल्ट क्या है, दोनों को कैलकुलेट आउट करते हैं और डिफरेंस कैलकुलेट आउट करते हैं दोनों का बेसिकली। तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। द 6th one and the last one is by using internal standard. In this method the fixed amount of reference material is added to a series of known concentration of material to be analyzed. तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो फिक्स अमाउंट है रेफरेंस मटेरियल की वो ऐड की जाती है
किसमें, सीरीज ऑफ नॉन कंसंट्रेशंस के मटेरियल में जो कि एनालिसिस जिनकी होनी है उसमें ऐड की जाती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेफरेंस मटेरियल की। तो ये इंटरनल स्टैंडर्ड्स है। दीज ऑल आर द मेथड्स बाय विच वी कैन मिनिमाइज द एरर इन आवर प्रोसीजर, इन आवर एनालिसिस, हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया टाइप क्या थे एरर्स के, जो कि हमने रैंडम और सिस्टमेटिक एरर्स के सब टाइप हमने पढ़े, वो टाइप ऑफ एरर हमने कवर किया, और हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को अपनी किसी भी एनालिसिस में, वो सारे हमने पार्ट यहाँ पर कवर किए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Farm Kitchen, and thank you for watching this, and thank you for your all love and support.